हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण बुधौलिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रह्मास क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं जो आपको इतने दिनों से अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। हिस्ट्री में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, कैसे रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, क्या हम रिसोर्सेज के संग कर रहे हैं, सॉइल क्या है, लैंड क्या है, क्या यूटिलाइजेशन हमने उनके किए हैं, क्या कंजर्वेशन हमको करने चाहिए। हिस्ट्री में हमने देखा कि क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हम पर इफेक्ट पड़े, कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना आई। गांधी जी के बारे में हमने जाना, दांडी मार्च को हमने देखा। ज्योग्राफी में हमने एजेंडा 21 और अर्थ समिट के बारे में देखा। अब हम चलते हैं सोशल साइंस के उस टॉपिक पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसके अंतर्गत आता है वो सोशल साइंस में? सिविक्स के अंतर्गत, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, आपने अपनी किताब में देखा होगा कि पहला चैप्टर है। तो आप सभी अपनी किताब को खोल कर अपने सामने रख लें और शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। चलिए तो देखते हैं क्लास 10 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ें तो उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी से अपने पेजेस पीछे करते जाते हैं, आगे करते जाते हैं और एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। और ज़्यादातर प्रयास ये करते हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल जाए, उनको रट कर हमको एग्जाम में लिख लें। लेकिन जब तक आप टॉपिक को समझेंगे नहीं, आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। जो भी आपके टॉपर्स होते हैं, जो भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनके अंदर यही खासियत होती है कि वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पता करते हैं, रेफरेंस से पता करते हैं कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग। क्या होता है पावर शेयरिंग? नाम से समझ में आ रहा है, पावर यानी शक्ति, शेयरिंग यानी बांटना। शक्ति को बांट देना ही कहलाता है पावर शेयरिंग। लेकिन क्या पावर शेयरिंग अच्छी चीज़ है? क्या हम अपनी शक्ति को किसी को बांट दें तो हमारे पास तो शक्ति कम हो जाएगी? इसके एक नेगेटिव वे में भी अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। पावर शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है, बस उसके लेवल अलग अलग हैं। यदि किसी एक के हाथ में पूरी पावर होगी तो बाकी लोगों को वो परेशान कर सकता है, कभी भी वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब पावर सभी के हाथों में होगी, पावर बटी हुई होगी, तो एक देश को, एक घर को, एक समाज को चलाने में आसानी होगी। इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में बहुत कुछ ज़्यादा ना देते हुए सीधे दो आपको केस स्टडी बताई हैं। वो कौन कौन सी केस स्टडी हैं? आपको दो कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें पहली है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है स्लाइड्स में। पहले तो दिया हुआ है पावर शेयरिंग। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जो मैंने बताया है लगभग वही चीज इसमें लिखा है। पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल। पावर को डिफरेंट लेवल पर बांट देना ही कहलाता है पावर शेयरिंग। इट इज एन आइडिया calculated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different from can keep a check on each other। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा एक वर्ड में पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी हुई और उसका कारण था क्योंकि मेरा दिमाग पावर शेयरिंग पर था और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए हुए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब पावर शेयरिंग का मतलब क्या बताया था कि पावर एक हाथ में ना रह के सारे लोगों के पास चली जाए। उसी में लिखा हुआ है एट वन हैंड ओनली एंड दैट डिफरेंट फ्रॉम द कैन कीप अ चेक ऑन ईच अदर। तो क्या होगा कि जब कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्ति अगर पावर के इस्तेमाल करके नीतियां बनाएगा तो फिर उसको कोई चेक करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब पावर डिफरेंट लेवल पर होगी, अलग अलग लोग उनको नीतियां बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपने पक्ष रख रहे होंगे, तो वो उसको चेक कर सकते हैं। किसी ने नीति बनाई, उसके बाद दूसरे के पास आई कि इस नीति को चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपने अपने मकसद से कुछ बना लिया हो। इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। इंडिया, जिस देश में हम रहते हैं, वो पावर शेयरिंग का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे देश में किसी एक के पास शक्ति नहीं है। हमारे पास केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, उसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिटिकल अपने डिफरेंस बना के रखे हुए हैं ताकि कोई भी नियम कानून बने और सभी लोग उसको चेक कर सकें। टुगेदर फेडरेशन वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। सभी स्टेट के पास और पूरे एक केंद्र के पास, सेंट्रल के पास पावर है। पावर शेयरिंग का सिंपल सा मतलब यही था कि पावर को एक हाथ में ना रखकर उसको अलग अलग लेवल पर बांट देना ही कहलाता है पावर शेयरिंग।
और इसके बारे में ज़्यादा आपको किताब में भी नहीं दिया है, आपको सीधा सीधा इसको सीधा एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो किताबी डेफिनेशंस होती हैं इनका कोई खास ज़िंदगी में इतना महत्व है नहीं। इनको आप रट के आंसर तो लिख लेंगे, समझ तो लेंगे, लेकिन जब आपको अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जब आपको अच्छे तथ्य मिलते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे हैं तो आप अच्छे से उनको समझ पाते हैं। ऐसे ही आपकी किताब ने, NCERT ने 2 देशों की केस स्टडी बताई है जिसमें किस प्रकार से पावर को बांटा गया और क्या किसके परेशानी हुई, किसके यहाँ परेशानी नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो देश हैं। 2 देश हैं, एक है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। दोनों के मैप आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बेल्जियम है और ये श्रीलंका है। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पहले बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और ये लगभग आप देखेंगे तो फ्रांस के पास आपको मिल जाएगा। अगर आप वर्ल्ड मैप पे इसको देखते हैं तो ये आपको फ्रांस के पास देखने को मिल जाएगा। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। भाई पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिन पर हमको ध्यान देना होगा। जैसे ये वर्ड आया एथनिक। क्या होता है एथनिक? हम कंपोजिशन तो समझते हैं, लेकिन एथनिक कंपोजिशन, किसी भी चीज़ का एथनिक कंपोजिशन क्या होगा? एथनिक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन भी आ सकता है कि एथनिक कि व्हाट डू यू मीन एथनिक, एथनिक से आप क्या समझते हैं? तो एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है जब कुछ ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो जिनका कल्चर एक सा हो, जिनकी रिलीजन एक से हो, जिनकी भाषा एक सी हो, जिनका पहनावा एक सा हो, जिनका कुछ भी चीज़ें मैच कर रही हो, सिमिलर हो, वो उस ग्रुप में उसका कुछ ना कुछ एक चीज़ पर आकर वो ये सहमत हो जाए कि हाँ हम लोगों में ये एक चीज़ कॉमन है। जैसे लैंग्वेज, लोग भले ही दिखते अलग अलग हों, उनके कलर अलग अलग हों, लेकिन अगर वो एक ही भाषा बोलते हैं तो वो एक ही एथनिक ग्रुप के हैं। और मैं ये बताऊँ आपको कि एथनिक ग्रुप जो होते हैं, एथनिक ग्रुप जो होते हैं, एथनिक कंपोजिशन होता है, उनसे एक भावनात्मक एक फीलिंग लोगों की आपस में जुड़ी होती है। जब आप कहीं मान लीजिए आप कहीं किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर आपकी भाषा के लोग नहीं रहते हैं और कहीं आपको वो अपनी भाषा बोलने वाले मिल जाएं, तो आप उनसे एक अलग जुड़ाव महसूस करते हैं, आपको एक अपनापन लगता है कि यहाँ मुझे कोई अपना मिल गया। अपने लोगों की केयर करना, अपने बारे में थोड़ा सोचना, वो कहलाता है एथनिक कंपोजिशन। एथनिक का मतलब होता है इतना सा, एक ही कल्चर, लैंग्वेज और कम्युनिटी के लोग जब भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक ही कम्युनिटी के प्रति समर्पित रहते हैं। वो मतलब उनका जो पूरा मन है वो अपनी कम्युनिटी पर लगा रहता है, इसको बोलते हैं एथनिक। तो देखते हैं एथनिक कंपोजिशन क्या थी। एथनिक में बहुत सारे हैं, रिलीजन के बेस पे एथनिक है, कल्चर के बेस पे एथनिक है, लैंग्वेज के बेस पे एथनिक है। तो ये किस तरह का एथनिक है? तो हम बेल्जियम में ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हम लैंग्वेज को लेके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इस केस स्टडी में, कि वहाँ पे क्या लैंग्वेज कंपोजिशन के रूप में एथनिसिटी वहाँ पर थी। तो आइए देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये आप जो देख रहे हैं, ये बेल्जियम का जो मैप आप देख रहे हैं, कम्युनिटीज एंड रिलीजन ऑफ बेल्जियम, इसके आधार पर बताया गया है। आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली हिस्सा, ये इसकी कैपिटल है। इसमें 2 रीजन में बांटा हुआ है। बेल्जियम को इस मैप में इस स्टडी करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इसका येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको कहते हैं फ्लैमिश रीजन। कौन सा रीजन कहते हैं? फ्लैमिश रीजन। और ये जो आप रेड वाला देखते हैं, इसको कहते हैं वेलोन या वेलोनिया भी इसको कहते हैं। जब आप देखेंगे अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको वेलोनिया भी इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये इसकी है कैपिटल सिटी, ये है ब्रुसेल्स की, ये है बेल्जियम की राजधानी या कैपिटल, इसका नाम है ब्रुसेल्स। ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये फ्लैमिश रीजन है, नीचे वाला है वेलोनियन रीजन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। 59% लाइव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच। यहां पर जो है ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं, इतना हिस्सा जो आप ऊपर का देख रहे हैं, यहां पर 59% कौन है? फ्लैमिश लोग रहते हैं।
कौन रहते हैं? फ्लेमिश लोग रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये हिस्से में यहां आप देखेंगे अगर, तो इन लोगों की क्यों कौन सी लैंग्वेज है? डच। इनकी लैंग्वेज जो है वो डच है, और ये है 59%। ठीक है, और है कौन? फ्लेमिश। फ्लेमिश है ये। कहीं पर भी 60% से ऊपर या 60% के लगभग जहां पर कोई पॉपुलेशन होगी तो वो लोग मेजॉरिटी में होंगे। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेजॉरिटी, दूसरा होता है माइनॉरिटी। उस देश में रहने वाले ज़्यादा किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग अगर 60% 50% से ऊपर हैं तो वो मेजॉरिटी में आ जाता है। और नीचे का जो आप वेलोनियन रीजन जो देख रहे हैं आप, 40% लाइव इन द वेलोनियन रीजन टू स्पीक फ्रेंच। ये जो है ये 40% है। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये बोलते हैं फ्रेंच। बहुत अच्छे से सुनना एक एक शब्द को, क्योंकि इसी से आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इस केस स्टडी में मदद मिलेगी। तो हुआ क्या वहां पर? इससे क्या हुआ, इनके यहाँ जो डचेस लोग थे, जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनकी मेजॉरिटी थी, क्योंकि वो 59% थे। अब आप कहेंगे कि ये तो यही हुआ कि ये 40%, 1% कहाँ गया? तो ये जो एक ना रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन, ये हिस्सा अगर आप देख रहे हैं गौर से, ये लोग बोलते थे, ये 1% से, और ये जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। जर्मनी के लोग यूरोप में बहुत जगह बसे हुए हैं, उसका अगर आप एवोल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल उस पर कोई इफेक्ट नहीं था, तो आप इसको देखेंगे। 59% लोग यहाँ रहते हैं, 40% लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं डच और ये लोग बोलते हैं फ्रेंच, और 1% लोग बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। इन कैपिटल सिटी, अब आ जाते हैं कैपिटल सिटी पर। ये आपने देख लिया, ये कैपिटल सिटी है हमारी ब्रुसेल्स। इसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग बोलते हैं फ्रेंच, और ये कितने? अब आप इससे मतलब लगाना कि 80% कहाँ से हो गया, ये तो 100 हो गया। ये इस पूरे देश का 100% का डिवीजन है, डिवाइड किया हुआ है 3 पार्टों में, कि उस 100% में 59% फ्लेमिश हैं और डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। लेकिन जैसे भारत में देखें कि भारत में मान लीजिए आपकी एक पूरा भारत हो गया आपका, आप उसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसका 100% बताएंगे, लेकिन जब आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली 100% हो जाएगी। तो ये इसके 100%, मतलब यहाँ रहने वाले सभी लोगों में से 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो लोग इस देश में माइनॉरिटी में हैं, उस देश की राजधानी में वो लोग मेजॉरिटी में हैं। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है। इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग हैं डच बोलने वाले, लेकिन इनकी राजधानी में 80% लोग हैं, 80% लोग हैं फ्रेंच बोलने वाले। इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच व्हाइल 20% आर स्पीकिंग डच। और यहाँ पर ही 20% बोलते हैं डच। मतलब कहाँ, तो पूरे देश में 60% के आसपास, 60% के आसपास लोग डच भाषा बोलने वाले हैं, और राजधानी में 20% डच होने वाले हैं। इससे हो क्या सकता है? इससे ये हो सकता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, अपने अपने भाषा को लेकर अपने समुदाय को बनाकर दूसरे लोगों के प्रति उनमें भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। और इससे बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। कैसी परेशानी होती हैं? कि देश बढ़ जाता है, और अगर वहाँ के लोग समझदार हैं, अगर वहाँ पे पावर अच्छी तरीके से शेयर हुआ है तो वो देश बंटने से बच सकता है। और अगर वहाँ पे पावर अच्छे से शेयर नहीं हुआ है, अगर मेजॉरिटी के हाथ में ही सब कुछ है, तो वो माइनॉरिटीज़ को परेशान तो करेगी, लेकिन इससे इनके ऊपर एक दबाव था। अगर ये पूरे देश की मेजॉरिटी, सुनना एक बात को, अगर इस देश की मेजॉरिटी इस देश की माइनॉरिटी को परेशान करती है, तो इसी देश के अंदर उसकी कैपिटल में, वो जो मेजॉरिटी में पूरे देश में है, वो इस कैपिटल में माइनॉरिटी में है, तो यहाँ पर फ्रेंच लोग डचेस को परेशान कर सकते हैं। मतलब देश में अगर डचेस लोग सोचें कि हम लोग ज़्यादा हैं, चलो फ्रेंच को भगाते हैं यहाँ से, इन लोगों को इनको परेशान करते हैं, कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आते हैं, तो भाई कैपिटल में तो ये लोग ज़्यादा है ना। तो इसको ही संभालने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है? इससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, सिविल वॉर हो सकते हैं। सिविल वॉर क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे, इसी केस स्टडी में आगे बताएंगे। तो हमें इसको समझना चाहिए कि पावर को कैसे शेयर किया जाए।
आइए देखते हैं, ये एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक का मतलब कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के आधार पर किसी एक ग्रुप की बात करना, मतलब एथनिक कंपोजिशन इसको बोलते हैं। ये था बेल्जियम। आगे चलते हैं। अब इन्होंने दूसरा देश आपको बताया है श्रीलंका। क्यों इन दोनों देशों का चुनाव किया गया एनसीईआरटी द्वारा, वो आप जैसे आपने बेल्जियम को पढ़ा, जब आप श्रीलंका को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे और आगे स्टडी करते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे देश थे जिनको आप उठा सकते थे, लेकिन इनमें कुछ ऐसी बात थी कि इस चैप्टर को समझने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। एथनिक का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, और अभी हम किस चीज़ को बेस मान के चल रहे हैं एथनिक में? लैंग्वेज को। उसमें हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टडी की, यहाँ पे करते हैं। ये है श्रीलंका। आपने देखा है श्रीलंका, खासतौर पे इंडिया में आप रहते हैं, इंडिया का जब भी आप मैप देखेंगे आपको श्रीलंका दिखेगा ही। इंडिया के नीचे आपको जस्ट श्रीलंका मिल जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के जस्ट नीचे श्रीलंका साउथ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्नता थी, क्या क्या इसमें वेराइटीज़ थी लैंग्वेज में, ठीक है। ये पूरा श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका में एक लैंग्वेज बोली जाती है, उनको ये जो सिन्हाला लोग हैं ये सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरी वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। तो वहाँ पर 2 मेजर ग्रुप्स हैं, उसके अंदर सब ग्रुप है, मैं बताता हूँ, लेकिन 2 मेजर ग्रुप हैं। एक है सिन्हाली, दूसरी है तमिल। आइए देखते हैं। सिन्हाला स्पीकर 74%। ये जो आप येलो कलर का एरिया देख रहे हैं, मतलब इस देश में 74% पर सिन्हाला लोग रहते थे। कम्युनिटी है वहाँ पर सिन्हाला लोगों की, सिन्हाला लोग रहते हैं। और 18% पर, भाई देखिए वहाँ पर 2 टाइप्स के तमिल हैं। इंडियन तमिल है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर इंडियन तमिल है, और वहाँ पर श्रीलंकन तमिल है। और कहेंगे ये कैसे हैं, ये 2 टाइप के तमिल वहाँ पर क्यों हैं, वो आपको आगे मैं बताता हूँ कि क्यों हुआ होगा। सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं? 74% हैं, और तमिल जो है वो 18% हैं। उन 18% में से क्या है कि 13% हैं आपके श्रीलंकन तमिल बोलने वालों में, 13% है श्रीलंकन तमिल, और बचे हुए 5% हैं इंडियन तमिल। देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला लोग हैं। सिन्हाला लोग यहाँ पर, मतलब वहाँ बेल्जियम में तो 59% डचेस थे और 40% फ्रेंच थे, लेकिन यहाँ तो मतलब हाईली मेजॉरिटी में है, 74% सिन्हाला हैं, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मतलब और सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। और मात्र 18% जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये इंडियन तमिल और ये सब क्या है, ठीक है। इसमें आपको बताऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज बोली जाती है उसमें 2 सब ग्रुप हैं। कैसे कैसे? इंडियन तमिल है और श्रीलंकन तमिल हैं। इंडियन तमिल कितने हैं? 5%, और ये कितने हैं? 13%। टोटल है तमिल बोलने वाले 18%। तो ये इनमें अंतर क्या है? बोलते दोनों ही तमिल है। फिर ये इंडियन तमिल और वो लोग वहाँ पे श्रीलंकन तमिल कौन है? इंडियन तमिल वो हैं जो कभी इंडिया में रहते थे, किन्हीं कारणों से, बताता हूँ कारण क्या थे, श्रीलंका चले गए और श्रीलंका ही रहने लगे और उनकी कई पीढ़ियाँ श्रीलंका में ही पड़ी हुई। लेकिन श्रीलंकन तमिल जो थे वो उनके पूर्वज, उनकी कई पीढ़ियाँ, उनका जो मतलब उनका जहाँ पे पैदाइश थी वो सबकी श्रीलंकन की ही थी, मतलब वो श्रीलंका में ही पैदा हुए, उनके कोई भी पूर्वज कहीं से नहीं आए थे। ये वो लोग थे जिनके पूर्वज कभी भारत से आए थे। और आए क्यों थे? ये ब्रिटिशर्स के समय आए थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके बाद में बहुत परेशानियां हुई हैं उनसे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका पर कब्जा किया हुआ था और वहाँ पर रबर, चाय और कॉफ़ी की खेती भी करवाते थे। वहाँ के लोगों को वो इतने अच्छे से नहीं आती थी, और आती भी थी तो भी उनके पास वर्कर्स इतने नहीं थे। उनको मालूम था कि भारत में तमिलनाडु के लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इनकी खेती करने में। तो वो क्या करते थे?
वहाँ से लोगों को लेके आते थे, उनसे खेती करवाते थे, और फिर ब्रिटिशर्स उनको वहाँ छोड़ के चले गए, और उनमें से भी कुछ लोग वहीं पर बस गए। जब वो बस गए तो उनके आने वाली जो जनरेशन थी वो वहीं पैदा हुई, फिर उसके आगे की जनरेशन भी वहीं पैदा हुई। तो ऐसे इंडियंस, देखो इंडियन तमिल 5% हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इनके फोर फादर कहाँ से आए थे? इंडिया से आए थे। किस लिए? प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिशर्स के समय, कॉलोनियल पीरियड के समय ब्रिटिशर्स द्वारा जिन लोगों को श्रीलंका ले जाया गया प्लांटेशन के लिए, वो वहीं जाके बस गए, वही थे इंडियन तमिल। इतनी सी इनकी कहानी थी। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ पर हमने लैंग्वेज बेस पे देखा, फिर हमने ये भी देखा कि तमिल इंडियन और श्रीलंकन तमिल क्या थे। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल बुद्धिस्ट। तो ये जो 74% वाले जो लोग थे ना, 7%, ये लोग कौन थे ये लोग? बुद्धिस्ट, मतलब ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। तमिल आर बोथ हिंदू और मुस्लिम। तमिल कौन थे? तमिल हिंदू भी थे और तमिल मुस्लिम भी थे। और जो तमिल थे, मतलब जो बचे हुए आपके जो पार्ट हैं, कितने? 18%, ये लोग हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। ये रिलीजन के आधार पर हो गया। तो यहाँ पे भी आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में अंतर समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो बौद्ध धर्म वाले बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पर बहुत ही कम है। 7% पॉपुलेशन इज ऑफ क्रिश्चियन, दे स्पीक तमिल एंड सिन्हाला। इन लोगों में 7% लोग ऐसे भी थे, इन्हीं दोनों में से 7% लोग ऐसे भी थे जो क्रिश्चियन थे। कौन थे? क्रिश्चियन थे। सिंपल सा है, आपको लग रहा होगा थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, क्योंकि वो आप एक एक शब्द को अगर सुनेंगे, चीज़ें मिक्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम केस की स्टडी कर रहे हैं। कोई भी केस जब आप देखते हैं सॉल्व होता है तो उसमें कितने सारे एक के बाद एक लिंक जमा होती जाती हैं, तब जाके वो केस सॉल्व होता है ना। तो ये एक केस स्टडी है जिसमें हम इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ रहे हैं। इसमें जो सिन्हाला लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 74% है। तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है, 18% है। रिलीजन में देखें तो सिन्हाला लोग बुद्धिस्ट को मानते हैं, मतलब वो 74% लोग बुद्धिस्ट को बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं, और इनमें 7% ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अब इस देश में भी और बेल्जियम में भी, दोनों ही देश में एक संभावना है कि यहाँ पर कंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब भी कोई एक समुदाय, एक कम्युनिटी लोग ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, तो वो चाहें अगर तो दूसरी कम्युनिटी को परेशान कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। भाई 100 लोगों में से अगर 98 जो लोग हैं वो किसी एक चीज़ को मानते हैं, और अगर एक बोला जाए कि चलिए अपन इलेक्शन कराते हैं और जो बता दे जिसको जो चाहिए हो, और उसी प्रकार के नियम बनाए जाएंगे, तो जब 98 लोग एक ही कम्युनिटी के होंगे और 2 लोग एक कम्युनिटी के होंगे, अगर वो 2 लोग अपने आपको पूरे तरीके से वोट भी दे दें, 100% वोटिंग उनके पक्ष में हो जाए, तब भी वो रहेंगे 2% ही ना। और ये 98 में से अगर 50% लोग भी वोटिंग करने जाते हैं और वो उसके पक्ष में दे आते हैं, तो मेजॉरिटी को फ़ायदा मिलता है। डोमिनेंस जो है वो मेजॉरिटी अपना स्थापित कर सकती है, दोनों जगह तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन लोगों ने कैसे देखा, किस देश के लोगों ने मेजॉरिटी माइनॉरिटी को संभाला, किस देश ने नहीं संभाल पाया, उसके लिए हमको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा और हम देखेंगे कि इनमें क्या हुआ। निर्भर करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है। इस शब्द को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्दों से मतलब एक तरीके से इस तरीके कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में है वो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है? क्या है मेजॉरिटेरियनिज्म? आपकी बुक में भी आप देखेंगे तो मेजॉरिटेरियन लिखा है। क्या लिखा है? मेजॉरिटेरियन। जो मेजॉरिटी में रहते हैं उनको मेजॉरिटेरियन कहते हैं। बुक में अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ये मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि जो श्रीलंका है वो 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था। वहाँ पे हो तो गया,
लेकिन वहाँ पर अब जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था वो ये था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो लोग थे। आई देखिए क्या है भाई, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर इलेक्शन हुए वहाँ पर। कहाँ पर हुए? श्रीलंका में हुए चुनाव होंगे। सीधी सी बात है, वहाँ पर जो सिन्हाला लोग होंगे वो 74% है, 18% वहाँ पर इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल मिलाकर हैं। तो जो वोटिंग हुई होगी वो कैसी हुई होगी? सिन्हाली लैंग्वेज और सिन्हाला के पक्ष में हुई होगी। उन्होंने अपने लोगों को ही वोट दिए होंगे और अपना डोमिनेंस वहाँ पर स्थापित किया होगा, और ऐसा ही वहाँ हुआ है। डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ड्यू टू मेजोरिटी। सिन्हाला कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, उसने अपना डोमिनेंस वहाँ पर स्थापित किया। इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। वहाँ के जो लीडर्स थे, वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी से चुन के लोग पहुँचे थे, उन्होंने क्या किया कि मेजोरिटेरियन क्या है आप समझिए। मेजोरिटेरियन एक विचार है। इस विचार में होता क्या है? इस विचार के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो लोग ज़्यादा होंगे वो देश चलाएंगे, उनके हाथ में सत्ता होगी। जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, मतलब जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाए या उन सप्रेस करे, या मतलब ऐसी कुछ नीतियाँ लेके आए जिससे वो परेशान हों और ये कहें कि देश चलाएंगे हम, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं। जब ये हो जाए कि ज़्यादा हम हैं तो हम ही चलाएंगे, इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन। इसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियन का विचार। और यही हुआ श्रीलंका में। जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने अपनी सुपरमेसी के लिए, सिन्हाला सुपरमेसी के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए मेजोरिटेरियन की नीति अपनाई। उनको ऐसा लगा कि हम ज़्यादा हैं, हम लोग गवर्नमेंट में हैं, तो हम लोग ही नीतियां बनाएंगे। क्या हुआ? 1956 एक्ट, वहाँ पर एक एक्ट आया 1956 में, जिसमें क्या किया गया? सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया गया। किसको? भाई सिन्हाला लोग ज़्यादा थे, तमिल लोग कम थे, वहाँ पर उन्होंने उसको क्या कर दिया? उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। जबकि केवल वहाँ पर 2 ही लैंग्वेज थी। वो चाहते तो उसको अच्छे से डिवाइड कर सकते थे, उन लोगों को भी खुश रख सकते थे कुछ ऐसे नियम लाकर। जैसे इंडिया है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में भारत में बोली जाती है, लेकिन इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में अगर चाहते तो हिंदी भाषी वाले ज़्यादा लोग थे, वो अगर ऐसे एक्ट ला सकते थे। ये राजभाषा आयोग जो अपन ने बनाया हुआ है उसको राजभाषा बोला है, राष्ट्रभाषा नहीं बोला। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें सारे सरकारी कामकाज की भाषा को बोलते हैं राजभाषा। इन्होंने क्या किया? मेजॉरिटी में आ गए, एक एक्ट लेके आ गए कि भैया हमारे सारे के सारे काम सिन्हाला लैंग्वेज में होंगे, हम लोग ज़्यादा हैं तो हमारी लैंग्वेज ही सुप्रीम पे रहेगी। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हालीज इन यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड जॉब। ये हर तरीके से तमिलियंस को परेशान कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई जब भी जॉब मिलेगी सबसे पहले सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना है तो अगर आप सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हालाज में है, तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ये तो बहुत ही गलत भेदभाव था। आपके देश में रहने वाले लोगों के साथ आप बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप तो उनको बिल्कुल अलग कर रहे हैं कि मतलब ये मान के चल रहे हैं कि इनको ही सारी सुविधाओं का अधिकार है। पहले अगर सुविधाएं बचती हैं तो इनको भी दे सकते हैं। इस कारण से परेशानी होती है। इस चैप्टर को आपको समझने के लिए एक मूवी है, मद्रास कैफे। अब आप कहेंगे कहाँ श्रीलंका की बात चल रही हो, ये मद्रास कहाँ से आ गया बीच में। इस मूवी को आप देखेंगे, इसमें जो हीरो है वो जॉन अब्राहम जी, आपने देखे होंगे, बड़े ही उनको बॉडी वॉडी बनाने का बहुत शौक है। तो मद्रास कैफे में जॉन अब्राहम जिसमें हीरो है, इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। खासतौर पे जो श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वहाँ पे सिन्हाला और तमिलियंस के बीच में वॉर्स हुई हैं, किस प्रकार से जो वहाँ पर जो आपको नाम सुनने को मिलेंगे, मलया, अन्ना, उसमें एक पिक्चर में आपको सुनने को मिलेंगे, और इंडिया की उसमें क्या भूमिका रही। राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका जो असैसिनेशन हुआ था, जिनको मार दिया गया था, वो उस मूवी में उसी के लिए बनाया गया है और समझाया गया है कि ये श्रीलंका में हो रहे विवादों का हमारे देश पर क्या असर पड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री की जान जाने का एक बड़ा कारण यही था। ठीक है, ये लोग कर क्या रहे थे देखिए आप। पहले तो इन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज रहेगी। दूसरा,
यूनिवर्सिटी और जॉब में हम ही लोग रहेंगे, पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुद्धिज्म को अपना स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। जैसे भारत जो हमारा देश है ये सेकुलर देश है, हम किसी भी धर्म के प्रति झुके हुए नहीं हैं, हम सारे धर्मों को बराबर मानते हैं, सारे धर्मों के लिए हमने सभी जो नियम है वो बनाए हुए हैं, सभी लोग अपनी आस्था को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, अपने सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर भी था, लेकिन उन्होंने अलग से उसको प्रोटेक्शन दिया बुद्धिज्म को। कोई बुरी बात नहीं थी, एक धर्म है, अच्छा धर्म है, लेकिन दूसरे जो धर्म मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, जो मुस्लिम धर्म मानने वाले हैं, उनको एक तरीके से इन्होंने इग्नोर कर दिया। और जब भी ये सब घटना किसी देश में घटती हैं, वहाँ पर बड़े तनाव हो जाते हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के बीच तनाव होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, और देश जो डेवलप हो सकता था वो उसके जस्ट अपोजिट होकर डाउन में जा सकता है, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। ये श्रीलंका के साथ हुआ, एक डिकेड पूरा, 2 डिकेड के लगभग आसपास ऐसा हुआ। चलिए देखते हैं, जब ये हुआ कि ये मेजॉरिटी वालों की पोजीशन थी, अब माइनॉरिटी वालों ने क्या किया, पोजीशन ऑफ श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, समझिएगा बात को। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिग्नेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे, इनमें एलिग्नेशन की भावना आ गई। जब एक व्यक्ति को पूरी तरीके से दुत्कार दिया जाता है और 4 लोगों के पक्ष में बात की जाती है, तो उसके अंदर एलिग्नेशन की, अलगाव की भावना आ जाती है और वो रिबेलियन हो जाता है। उसके अंदर ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी करके अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा और मैं इनसे अपने अधिकार वापस लेकर रहूंगा। यही हुआ वहाँ पर। दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पोटेंशियल राइट। गवर्नमेंट जो कह रही है हमारे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो हमारे राजनीतिक, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमको गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि हम सब बराबर हैं, उनका कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, मना कर रही है हमको देने से। ठीक है, ऐसा वो कर भी रही थी। दे लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और सरकार पर दबाव डाला कि हमारी लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, तमिल एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या किया उन्होंने, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, स्ट्रगल किया और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग की। फॉर इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी इज सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा मतलब अपनी मांग रखी पार्टीज बना के कि पहली बात तो अब आप एक काम करो कि तमिल को बनाओगे आप ऑफिशियल लैंग्वेज और हमको दोगे जॉब और हमको दोगे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मतलब हमें बराबरी से अधिकार चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको पहले दो, जो योग्य होगा उसको आप जॉब दीजिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका। मान लीजिए ये श्रीलंका है, इन्होंने कहा कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये हिस्सा, इसको बनाइए आप अलग स्टेट, ठीक है, और इसको आप नाम दीजिए तमिल इलम। तमिल में इलम का मतलब होता है स्टेट। तो उन्होंने कहा कि ये हिस्सा जो पूरा पार्ट है ना, इसको सेपरेट कर दीजिए और ये सेपरेट पार्ट हम लोगों को दे दीजिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म, इसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। काफ़ी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फॉर्म डिमांडिंग एज एन इंडिपेंडेंट, और हमको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, हम अपनी पॉलिसीज खुद ही बना लेंगे इन नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका। जब भी किसी देश में ये घटनाएं घटती हैं, उस देश के लिए ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो देश डेवलप कब करेगा, जब वो अपने आपस में ही लड़ता रहेगा। वो दूसरे देश से लड़ेगा तो समझ में आ रही थी बात, उसके देश वाले अपने आपस में ही लड़ रहे हैं। वो लोग केवल यही कर रहे हैं जब इतनी देर से कि हम मेजॉरिटी को मारेंगे, मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी को मारेंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना के मांग रखेंगे। तो यही सब चल रहा था श्रीलंका में। तो ये क्या थी, पहले हमने देखा कि मेजॉरिटी ने क्या किया, फिर हमने देखा कि माइनॉरिटी ने क्या किया, और फिर जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी ने ये किया तो हर देश में जो होता है वही इस देश में हुआ। वहां पर हो गई सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है, क्या होती है सिविल वॉर? सिविल वॉर एक टर्म है
जब किसी देश के अंदर वहाँ पर दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, अपनी मांगों को लेकर पार्टीज बना लें, और वहाँ पर काफ़ी ऐसा वॉर नहीं कि बस छोटा मोटा बोल दिया, एक दूसरे को मारने काटने पर उतर आए, दंगे हो जाएं, गाड़ियाँ जला दी जाएं, लोगों को मार दिया जाए, इसको बोलते हैं सिविल वॉर। ऐसी स्थिति उत्पन्न कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। बोथ साइड स्टार्टेड डिस्ट्रस्टिंग ईच अदर, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर दिया, उनको विश्वास ही नहीं था। अगर वो सिनारा लोग कहते थे कि हम आपके लिए बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी बात रखेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं रख रहे हो, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप हमें इग्नोर कर रहे हो। तो दोनों में क्या हुआ? लड़ाई शुरू हुई। थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। हजारों लोगों को मार दिया गया दंगों में। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारे लोगों को इस बात पर मेजोरिटी ने ये दबाव डाला कि ये देश छोड़ के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ ये देश छोड़ के, वरना यहाँ रहोगे तो हम तुमको मार देंगे, तुम माइनॉरिटीज़ हो। ऐसा भी हुआ। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं छोड़ के, ये देखिए सामान अपना रख के बॉर्डर पार करके कहीं जा रहे हैं इंडिया में शरण लेने के लिए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव देयर कंट्री। Civil war was caused a terrible setback to the social, culture and economic life of the country। वहाँ की सोशल लाइफ, वहाँ की कल्चर लाइफ और वहाँ की इकोनॉमिक, मतलब वहाँ के सामाजिक स्तर बहुत बुरा हो गया। लोग मार रहे थे। सामाजिकता क्या होती है? आपस में मिलजुल कर रहना खत्म हो चुकी थी, लोग साथ में रहना ही नहीं चाह रहे थे। जब साथ में नहीं रहेंगे तो दोनों के कल्चर एक से कैसे रहेंगे? और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो देश की जो इकोनॉमी है वो गिर पड़ेगी, देश बर्बाद हो जाएगा। इट एंडेड इन 2009। ये सब लगभग 1980 से शुरू होकर 2090 में ख़त्म हुआ। मतलब 10-20 साल वहाँ पर लोग आपस में लड़ते रहे, इसी प्रकार की परेशानियाँ रहीं। धीमे धीमे जाके, अगर आप अभी अपना सोशल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, उसमें आपको श्रीलंका के डेवलपमेंट के बारे में पता जाएगा कि श्रीलंका एक बहुत डेवलप्ड स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है, और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी है, लेकिन वो इतनी अच्छी थी नहीं। वो अभी अभी जाके सुधर रही है, और वहाँ के गवर्नमेंट और इंडिया से उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। हम लोग मिलके आपस में संबंध अच्छे करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ा था। इस सिविल वॉर के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भी हत्या की गई थी, क्योंकि ये लोग उनकी नीतियों से ना, उनको लगता था कि तमिलियंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और अब चलिए हम चलते हैं अगले उस पर स्लाइड पर, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमने देख लिया कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में ये स्थिति थी पहले, वहाँ पे सिन्हा लोग ज़्यादा थे तो उन्होंने अपने हक में नियम बनाए। अपने हक में नियम बनाए तो दूसरे लोग उनसे गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। दूसरे लोगों ने पार्टीज़ बनाई, दोनों ने आपस में लड़ी और देश की स्थिति खराब हुई। अब देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। क्या देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम के लोगों ने किस मॉडल को अपनाया। बेल्जियम जो आज इतनी डेवलप कंट्री है, अगर हम देखें कि बहुत यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे यूरोप के सारे देश इकट्ठे होकर अगर एक हेडक्वार्टर में बैठते हैं तो वो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो उसने ऐसा क्या किया? उसने वही किया। अंतर है लोगों की सोच में। यहाँ के लोग अगर चाहते तो ये लोग भी बेल्जियम के जैसा हो सकते थे, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इन्होंने क्या एकोमोडेशन किया, क्या क्या किया इन्होंने? द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफिकल्ट पाथ। बेल्जियम के लीडर्स ने एक डिफिकल्ट पाथ को अपनाया। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज एंड इज वेरी इनोवेटिव। किसी भी और देश की तुलना में एक बहुत ही इनोवेटिव पॉलिसी बेल्जियम वाले लेके आए। क्या क्या किया इन्होंने? बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने अपने पावर को कैसे बांटा? इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच। आप देख रहे थे कि वहाँ पर क्या स्थिति थी। वहाँ पर जो फ्लैमिश रीजन था और वेलोनियन रीजन था, यहाँ पर कौन थे? डचेस ज़्यादा थे और यहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा थे। लेकिन इनकी कैपिटल में क्या था कि मतलब फ्रेंच यहाँ पर माइनॉरिटी में थे और डचेस मेजॉरिटी में थे। लेकिन इनकी कैपिटल में क्या था कि जो डचेस तो जो थे वो कम थे और जो फ्रेंच थे वो ज़्यादा थे।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बराबरी का अधिकार सबको दिया, ताकि कोई भेदभाव ना हो कि इनको सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने बनाई उसमें दोनों ही मिनिस्टर्स सेम रखे। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे डचेस इकट्ठे हो जाओ और डचेस लोग मिलकर जब नीतियां बनाएंगे तो फ्रेंच लोगों को तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लोग अपने हक में नीतियां बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, डचेस भी करेंगे और फ्रेंच भी नीति बनाएंगे। फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर मिनिस्ट्री डच एंड फ्रेंच। समझ में आया? नो सिंगल कम्युनिटी टू मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कितनी अच्छी बात है। कोई भी एक कम्युनिटी मिलकर एक डिसीजन नहीं लेगी जब तक डिसीजन दोनों लोगों को ना बता दिया जाए और दोनों लोग उस पर सहमत ना हो, तब तक वो एक्ट, वो पॉलिसी, वो कानून इस देश में पास नहीं होगा। इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती थी भाई? दो लोगों में आपस में लड़ाई है और वो अगर कहते हैं कि इनको अगर जो पॉलिसी बनाने का अधिकार है तो वो तो उसके खिलाफ ही बनाएगा, ऐसा बनाएगा कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। उन्होंने कितनी अच्छी बात वहाँ पे बांटा। भाई आपके क्लास में अगर 20 लोग हैं और कहीं पे घूमने का अगर प्लान बन रहा है और उसमें से 18 लोग अगर उसमें घूमने के पक्ष में हैं और 2 लोग घूमने के पक्ष में नहीं हैं, तो सीधी सी बात है कि सब लोग घूमने जाने वाले ही हैं, है ना। लेकिन अगर टीचर पावर को अच्छी तरीके से शेयर करे और अगर सही तरीके से मैं ये बच्चों से पूछे कि क्या क्या घूमना ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी, और एक निर्णय सही ले, तो वहाँ पे पावर को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कोई भी एक कम्युनिटी मिलकर डिसीजन नहीं लेगी। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट, उन्होंने सेंटर से स्टेट में कर दिया पावर को शेयर। क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी अ सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। ठीक है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ऊपर क्या होता है? सेंट्रल। हमारे देश में भी यही सिस्टम है, सेंट्रल के पास पावर है, सेंट्रल के पास पावर है, पावर हमारे देश में भी स्टेट के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमारी सबऑर्डिनेट है सेंट्रल की। हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल की सबऑर्डिनेट है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि एक काम करो, आप अपने अपने स्टेट में आपकी जो गवर्नमेंट है वो हमारी सबऑर्डिनेट नहीं है, आप फ्री हो अपने कानून बनाने के लिए। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी अ सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फ्रेंच एंड डचेस, और ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है उसमें तो उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बना ली। उन्होंने कहा कि यहाँ की गवर्नमेंट सेपरेट है, ये आपने खुद तरीके से अपने राजधानी जो हमारी कैपिटल है इसको चलाए, यहाँ पे इलेक्शन करे और नीतियाँ बनाए। मतलब सबको खुश कर दिया, किसी पर किसी का अधिकार इतना दिया नहीं था। लोग एक दूसरे से समझते थे, बातें करते थे, तभी तो ये निर्णय लेते थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं लेता था। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डचेस फ्रेंच एंड जर्मन वेन एवर दे लिव, मतलब वहाँ पर एक और वो बनाई गई गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे। एक समुदाय के लोग, मतलब जैसे डचेस, फ्रेंच और जर्मन, इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। आप एक लैंग्वेज, अपनी कम्युनिटी लैंग्वेज से किसी को इलेक्ट कर सकते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए। काफ़ी हम मानते हैं कि इस प्रकार के बांटने से उनकी गवर्नमेंट, उनका सिस्टम, उनकी पावर शेयरिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई, लेकिन वहाँ पर स्थितियाँ अच्छी हो जाएं, वहाँ के लोग एक दूसरे से न लड़ें, देश डेवलप हो, इसलिए उनके लोगों की ये सोच थी, उन्होंने ऐसा किया। दिस हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज, मतलब कल्चर को लेके, एजुकेशन को लेके और लैंग्वेज को लेके, इन तीनों के लिए लेके एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि इन तीनों इशूज को वो करती थी, सॉल्व करती थी या नियम बनाती थी। ऐसा नहीं कि ऐसा किसी का कल्चर डिस्टर्ब ना हो जाए कि वो अगर डचेस अपने कल्चर के अपनाते हैं तो ऐसा ना हो कि फ्रेंच वालों को दिक्कत हो, बराबरी आ जाए। तो हमने देखा अकोमोडेशन बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम के लोगों ने डचेस और फ्रेंच को बराबर माना, दोनों को मिनिस्ट्री में जगह दी। उन्होंने किसी एक कम्युनिटी से कहा कि आप डिसीजन लेंगे, दूसरे से पूछना पड़ेगा, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट भी उन्होंने बताई। देखने में समझ में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ अच्छा ही हुआ है। ये लास्ट रिजल्ट ऑफ बेल्जियम मॉडल, इस सबसे हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला था? सिविल वॉर।
किसका? श्रीलंका का। वहाँ पे शनारा लोग आ गए थे, उनको जॉब में प्रेफरेंस थी, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन जल्दी मिल रहे थे, उनने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था। तो वहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ था? सिविल वॉर। यहाँ देखते हैं क्या हुआ। रिजल्ट ऑफ बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। सीधी सी बात है, हमको पढ़ने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, कैपिटल की गवर्नमेंट अलग है, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है, इतनी सारी गवर्नमेंट उन्होंने बना दी। मतलब पावर को इतनी तरीके से तोड़ दिया कि किसी एक के पास रह ही नहीं गई। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार। लेकिन ये जो मॉडल था, ये जो बेल्जियम मॉडल था पावर शेयरिंग का, ये बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग इससे खुश थे और आज भी ये ऐसा ही चल रहा है। वहाँ पे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंट्री यूनाइटेड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग टू डिफिकल्ट कंट्री। इससे ये हुआ कि जो कंट्री थी उस कंट्री यूनाइटेड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग डिफरेंट कम्युनिटी। इससे एक समुदाय में एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करना सीखा, ना कि उनसे बुरा मानकर मतभेद रखकर लड़ाई लड़ना सीखा। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? पावर शेयरिंग देखी, 2 केस स्टडियाँ हमने की यहाँ पर, केस स्टडीज हमने यहाँ पर की। बेल्जियम मॉडल पढ़ा और श्रीलंकन मॉडल पढ़ा। श्रीलंकन मॉडल से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको अगर पावर को तरीके से नहीं बांटेंगे तो देश में सिविल वॉर होंगे। ये आप छोटे छोटे लेवल पर ले सकते हैं, अपने घर पे ले सकते हैं, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में ले सकते हैं। और बेल्जियम में क्या हुआ? वहाँ पे दोनों लोगों ने बराबर एक दूसरे को अधिकार दिए, एक दूसरे कम्युनिटी की इज्जत की, कल्चर की इज्जत की, और वो देश आज डेवलप देश है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर वहाँ की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इस चैप्टर को आप फिर से देख लें, मेरे वीडियो को बार बार देखें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर भी आप देख सकते हैं। इसी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। विदित नारायण भदौलिया, ब्रह्मास्त्र क्लासेस। नमस्कार।